तो कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ क्लास 10th की क्लास लेकर। मतलब जैसा कि आप सभी जानते थे, मैंने बहुत दिनों से शुरू करना चाह रहा था कि अपने जो छोटे भाई बहन हैं जो अभी क्लास 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ करूं, उनको कुछ ऐसा दूं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, उनके एक बोर्ड में जो नंबर गेन करे, तो ऐसा कुछ चीज़ देना चाहता था। तो उनके लिए मैं अब क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं आज ही से। आज हमारी पहली क्लास है, तो इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और फिर हम लास्ट में क्लास लेंगे, मैथ के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का पहला चैप्टर जो अब तक आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये पूरी क्लासेस जो रहेंगी ये रहेंगी हिंदी माध्यम NCERT बेस्ड, ठीक है। तो आपको बुक चाहिए, अब बुक खोल के बैठ जाया करिए जब भी पर मेरी क्लास देखिए। आपको बुक लेना है, रफ और पेन लेना है, बस और कुछ नहीं करना। बाकी आपको क्लास में ही याद कराने की, क्लास में ही आपको रिवीजन कराने की, क्लास में ही आपके दिमाग में फिट करने की गारंटी मेरी है। बस आपको क्लास पूरी देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, ये पहली बार मैंने स्टार्ट किया है, बाकी मैं बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, तो मेरी अच्छी तैयारी हो चुकी है, जिसमें मैं मैथ में एकदम अच्छे नंबर के साथ मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, जिसमें मेरे नंबर 50 में से 45-50 गए हैं, ठीक है। तो बहुत मेरा मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग है, मैंने बहुत अच्छे से मैथ को डीपली समझा है। तो मैथ मैं आपको इस तरह पढ़ा दूंगा कि आपको मैथ किसी और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी भी ट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं कि मैथ की कोचिंग के नाम पे बहुत सारा पैसा लूटते हैं बच्चों से। देखो, वो ऐसे तो पैसा लूट नहीं सकते ना, स्कूल में वो जितना भी पढ़ाते तो स्कूल वाले उसको लिमिटेड पैसा देंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लूटते हैं कोचिंग के नाम पे। और कोचिंग के नाम पे जो कोचिंग को 1 घंटा पढ़ाते हैं उनमें से आधा घंटा वो हंसी मजाक में ख़त्म कर देते हैं, आधे घंटे में वो मात्र एक आधा चैप्टर या 1-2 सवाल ही करवा पाते हैं। तो आपको, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं या फिर आपके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, तो आपको कोई कोचिंग वगैरह कोई भी कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको इन क्लासेस को रेगुलर लेना है और पूरा देखना है। गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मतलब कि मैथ एकदम हलवा लगेगी, एकदम आप मैथ के क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो बस आपको क्लासेस देखना। अब हम बात करते हैं कि इस बैच को मैं अपने आपके लिए कमल बैच के नाम से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम कमल बैच है और इस बैच में हम आपको ये क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आपकी जो है मैथ कंप्लीट कराएंगे, जो आपकी मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ में जैसे गणित हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको इस तरह, इंग्लिश में लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश तो ना तो पढ़ते बनती है, ना लिखते बनती है और ना ही समझ में आती है। तो बस आपको क्लास बस देखना है। पहली क्लास में आपको डेमो के रूप में दिखा दूंगा, तो आपको क्लास बस देखना है। उसमें आपको इंग्लिश में जानते हो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर इस तरह रटवा दूंगा कि आपको लिखने में आसानी होगी। आपको हिंदी जो इंग्लिश का वो चैप्टर होगा उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में समझा दूंगा, फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर हिंदी में आपको लिखवाऊंगा और फिर हिंदी से उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें वो बता दूंगा। तो आप जो है हिंदी में उसका अर्थ जब समझ जाएंगे तो आपको ईजिली होगा उसका आंसर लिखना, ठीक है। तो ये भी आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि लोग बड़े बड़े आंसर, जिसे SST कहते हैं, बड़े बड़े आंसर की वजह से बहुत डरते हैं उससे, कितने बड़े आंसर कैसे लिखेंगे। लेकिन उसमें बड़े बड़े आंसर नहीं होते, रियलिटी बताऊं तो रियलिटी उसमें 5 से 6 पॉइंट होते हैं और फिर इसके बाद आप जो है अपना पढ़ सकते हो। मैं आपको इस तरह क्वेश्चन आंसर सोशल साइंस के याद करवा दूंगा कि आपको बस 5 पॉइंट मैं दूंगा, 5 शब्द दूंगा, उन 5 शब्दों से आप 10 से 15 लाइन का बड़ा आंसर इजीली लिख सकते हो। क्योंकि मैं क्वेश्चन इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आपको आंसर इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आपको रटना पड़े, आपको एक बार क्लास में पढ़ना पड़े, फिर शाम को घर में पढ़ना पड़े, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ना पड़े। मैं ऐसा नहीं बताने वाला। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और जब आप पेपर देने जाओ या कुछ महीने बाद भी अगर आपको पढ़ोगे ना तो पता चलेगा हाँ मैंने ये पढ़ा था। जैसे आपको पिछली घटनाएं आपके साथ क्या हुआ था, कभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास जो कुछ भी घटना बड़ी हो जाती है, आपके पैरों में लग जाता है, आपके पैर में कहीं ना कहीं लगा होगा, तो वो आपको याद होगा कि मुझे हाँ मैं इस तरह गिरा था, मुझे इस तरह लगा, फिर इस तरह मुझे दवाई करवाने ले गए, पट्टी बांधा गया, तो वो सब आपकी मेमोरी जो है फिट हो गई है। तो अब उसी तरह मैं आपकी मेमोरी में ये क्वेश्चन आंसर फिट कर दूंगा। आपको देखो
मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर भी भरोसा ना करना। बस आपको मेरी पहली क्लास, डेमो की क्लास जो आप देख सकते हो, डेमो क्लास, उन क्लासेस को ज़रूर देख लेना, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है साइंस। साइंस में इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आपने क्लास देख ली तो साइंस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और फिर आता है हिंदी। हिंदी में आप हिंदी भी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। हिंदी हो सकती है कि लेट कंप्लीट हो, लेकिन हिंदी देखता हूँ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। संस्कृत आपको रटवा दी जाएगी। संस्कृत इस तरह रटवा दी जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हो कि संस्कृत पढ़ रहे हो। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर इसमें रटवा दिए जाएंगे आप सब की, मेरे कहने पे। बस मेरा कहना ये है कि आप जितने भी ये सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट हैं, इनकी फर्स्ट क्लास, डेमो क्लास या कुछ भी क्लास के रूप में आप उनको देख लेना, ठीक है। इस बैच का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो सबसे पीछे बैठता है, उसको 80% से आगे ले जाना, 80% से ज़्यादा नंबर लाना। जो सबसे कमज़ोर बच्चा, जो सबसे पीछे बैठता है, जो सबसे पीछे रहता है किसी भी पढ़ाई लिखाई में, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता, शांति से पीछे बैठा रहता है, उससे जोड़ घटाना नहीं बनता, तो वो इस बैच को अगर देख लेगा, गारंटी से कहता हूँ कि वो सबसे पीछे वाली सीट से उठकर सबसे आगे वाली सीट में आ जाएगा। ये गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी मुझ पर भरोसा करो, मैंने बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो उन क्लासेस को भी, क्योंकि आप अभी उनको इस तरह मतलब कि नहीं देख सकते, क्योंकि वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी मैंने करवाई है, तो वहाँ आपको जो है समझ में नहीं आने वाला। लेकिन इन सब्जेक्ट को मैं इस तरह से आपको एक धागे में पिरो करके एक ईजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू और इस तरह से आपको एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ पे बेस्ड, कि आपको दिमाग में छप नहीं, आपके दिमाग में, आपका दिमाग का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर घुसेड़ दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास मैथ की। क्लास मैथ की आज देख के फिर बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताना, ठीक है। तो बात करते हैं क्लास 10th में मैथ की, ठीक है। और इसका बैच का हमने नाम रखा कमल बैच। कमल जो कीचड़ में खेलता है, तो आप कई सारे कीचड़ आपके पास होंगे, कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो आपको मतलब कि बहुत पढ़ने में एक भी मन नहीं लग रहा होगा उनको, कई सारे ऐसे लड़के होंगे जो ऐसे एकदम बेहद होंगे, लेकिन उन सभी लड़कों में से आप उभर कर निकलेंगे, कमल की तरह खिलेंगे, वो आप होंगे जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर जाएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप अपने स्कूल में फर्स्ट आ सकते हो अगर आपने इन क्लासेस को रेगुलरली लिया, ठीक है। तो बात करते हैं क्लास 10th की मैथ की, ठीक है। पहले हम मैथ सब्जेक्ट शुरू करते हैं। मैथ क्यों कर रहे हैं सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ का क्या होता है कि मैथ से कई लोग डरते हैं, तो क्या है पहले जिससे तुम डर रहे हो ना, मैं पहले उसी को ही ख़त्म कर देता हूँ मैं, तो फिर आपका डर ही ख़त्म हो जाएगा। पहले बंदा क्या होता है, पहले बंदा कुछ काम करने से डरता है, अगर वो काम में जब वो काम करने जाता है तो वो जिस चीज़ से डरता है, जैसे मैं काम करने गया कंप्यूटर का कहीं मैं वर्क करने गया, ठीक है, मुझको कंप्यूटर चलाना है वो, अब मुझे डर इस बात का लग रहा है कि मैंने कंप्यूटर कहीं चलाया ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही कंप्यूटर सीख लूँगा, जाके 3-4 दिन किसी ऑनलाइन की दुकान में कंप्यूटर सीख लूँगा, अब फिर जाके बस बढ़िया एकदम छाती तान के जाऊँगा और काम करूँगा यार मैं। तो उसी तरह जो सबसे पहले जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, इंग्लिश, ये सब तो नॉर्मली सब्जेक्ट होते हैं, कई लोग पढ़ के भी कर लेते हैं, लेकिन मैथ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, इसको दिमाग में उतारना पड़ता है, तो इसको सबसे पहले ख़त्म करते हैं। पहले बड़ा वाला जो सेब होता है उसको खाते हैं, बड़ा वाला सेब क्या है, मैथ को खाते हैं, फिर बाद में संस्कृत को खाएंगे, हिंदी को खाएंगे, सोशल साइंस को खाएंगे, और साइंस को एकदम से विज्ञान के तरीके से उसको हल करेंगे, ठीक है। बात करते हैं मैथ का पहला कौन सा है आपका चैप्टर, तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। कौन सा है, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। इसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, रियल, जो आपके पास रियल में खड़ा हो, ठीक है, सामने आपके ऐसी चीज़ जो आपको दिखे, ठीक है, वास्तविक संख्या। इन संख्या भी आप बात करूँ, संख्या भी बहुत सारी होती है। कौन कौन सी संख्या आपने कौन कौन सी संख्या सुनी है, नॉर्मली आपने संख्याएं सुनी होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यही संख्याओं के जो है अलग अलग नाम रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इन संख्याओं में जो है बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेस पे इनको अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे देखो, जैसे संख्या होती है 1 2 3 4 5, इस तरह करके अनंत तक संख्या जाती है, तो इस संख्या को क्या बोलेंगे, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती। अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब वो होता है जो अनंत
मतलब कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू नंबर जिसका कभी अंत ना हो, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब कि संख्या 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो अब ये बताओ, अगर आप लोग कहीं भी बैठे हो तो आपके घर में, आपके परिवार में कितने लोग हैं, गिन के बताओ ज़रा। तो आप कैसे गिनोगे? एक मम्मी हो गई, दूसरा पापा हो गए, तीसरा भाई हो गया, चौथा बहन हो गई। तो किस तरह गिना? 1 2 3 4, ठीक है। आपने इन संख्याओं का उपयोग किस लिए किया? गिनने के लिए। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या, ठीक है। कैसे लिखोगे? देखो, जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं वह प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती? प्राकृत संख्या। अब बात करूं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का उपयोग तुम किसके लिए करते हो? गिनने के लिए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो तुम उसको कैसे गिनोगे? एक रिया हो गई, एक प्रिया हो गई, और एक कौन सी यार, खुशी तुम्हारी है ना, हाँ, और एक प्रांजलि हो गई। ये 4 हो गई ना। अब इनको किस तरह तुमने गिनने के लिए, ये संख्याओं का उपयोग किसके लिए किया? गिनने के लिए किया। तो जिन संख्याओं का उपयोग तुम गिनने के लिए करते हो उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस संख्या में एक चीज़ नहीं है, एक संख्या नहीं है। देखो, इसमें एक संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? वो है जीरो। जीरो नहीं है, तो जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं गिनूँ 0 1 2 3 फिर से अनंत, फिर जाए हम अनंत तक, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? देखो, अभी इसमें जीरो नहीं था तो प्राकृत कहलाई। अगर हम जीरो भी ऐड कर लिया, अब हमारे पास कोई संख्या नहीं बची। इतनी ही संख्याएं हैं भारत, मतलब कि विश्व में इतनी ही 0 1 2 3 4, इससे भी आगे कोई संख्याएं हैं? मतलब कोई भी संख्या तुम गिन सकते हो? नहीं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत लाख करोड़ तक जो संख्याएं हैं, ये जब 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 से अगर कोई संख्या स्टार्ट हो तो वो क्या कहलाती है? 0 से संख्या स्टार्ट है तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे? जब इसकी परिभाषा इस तरह, जब प्राकृत संख्या में शून्य को साथ में लिया या जोड़ा जाए तो पूर्ण संख्या बनती है या कहलाती, बनती है या कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका हम शुरुआत किससे करते? 0 से। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें 0 आ गया। अब पूर्ण संख्या मतलब कि पूरी संख्या है। अब इसके अलावा कोई संख्या ही नहीं है भाई, पूर्ण हो गई। पहले तो आधी थी, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक था, तो वो प्राकृत संख्या थी। क्योंकि वो प्राकृत इसलिए थी क्योंकि उसमें एक चीज़ नहीं थी। कौन सी चीज़ नहीं थी? 0 नहीं थी। अब 0 आ गई तो ये पूरी हो गई, पूरी यानी कि पूर्ण हो गई, खत्म हो गई, बस इतनी संख्या है, ठीक है। लेकिन अभी और भी संख्या है, उनको हम बात करते, ठीक है। पहला होगी प्राकृत, दूसरा होगी पूर्ण संख्या है। अभी और संख्याएं हैं, तो एक संख्या आपने सुनी होगी, ये होते मतलब कि एक लाइन खींच दिया हमने, इधर 0 लिख दिया, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, और फिर इस तरह चलता जाएगा -5 -6, ठीक है। और इधर प्लस का 1, इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 3, इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 5। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? इस पूरी व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक। क्या कहेंगे? पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा सिंपली ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को साथ में लिखने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो,
ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या हो गई मतलब कि माइनस वाली हो गई, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सी धनात्मक है? ये भी धनात्मक है। ये ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को मिला करके बनने वाली संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बस इनको भूल जाओ। क्यों? अभी तो याद करा, भूल जाओ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी 2 मिनट के लिए तुमको इसको जो है गौड़ में नहीं देखना, अपने मन में। ठीक है, बताओ जो 1 से अनंत तक संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कौन सी संख्या कहलाती है? धनात्मक संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होती अनंत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, वो कौन सी कहलाती है? वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब तीसरी संख्या, ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों को मिलाकर बनती है, तो कौन सी बनती है? वह पूर्णांक। पूर्णांक होता है जो धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर बनता है, तो वो कहलाता है पूर्णांक। ठीक है, अब एक और संख्या है आपके लिए, कौन सी है? वो है परिमेय संख्या। कौन सी है? हाँ, अगर आपने पिछली क्लास ली होगी 9th में तो आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें अच्छे से समझा देता हूँ कौन सी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है और q बराबर 0 ना हो। क्या समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया तो अभी बता दो। हाँ देखो, ऐसी संख्या जिसे p/q में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर जो है क्या ना हो? 0 ना हो। ठीक है, q बराबर 0 ना हो। ठीक है, अभी एक चीज़ आपको ये बताता हूँ कि ये आप देखना, आपने इंग्लिश लेटर में देखा होगा। ठीक है, अभी इधर देखो तुम। ठीक है, अभी इंग्लिश लेटर में तुमने देखा होगा ये P हो गया, ये Q हो गया, ठीक है, ये B हो गया। ठीक है, और एक और होता है, उसको याद नहीं आ रहा, A B, हाँ ये P हो गया, B हो गया, Q हो गया। ठीक है, और ये D भी हो गया, D। तो भाई ये तो बंदा एक ही है। देखो ये बंदा तो एक ही है, लेकिन इसने फ़ोटो शूट अलग अलग करवाए हैं। कहीं ये इस तरह मुड़ गया, कहीं ये इस तरह फिर से पीछे मुड़ गया, इस तरह पीछे मुड़ गया, तो इसकी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये बंदा एक ही है, पी एक ही है। ठीक है, लेकिन इसने फ़ोटो शूट अलग, मतलब कि अलग अलग तरीके से ये खड़ा हुआ है। ये पी के क्यू के रूप में भी खड़ा है, बी के रूप में खड़ा है, डी के रूप में खड़ा है। तो इसको तुम इस पर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो तो खड़ा ही रहेगा। देखो इसमें पी है आपका, ठीक है, p/q और p/q। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? बटे के रूप में लिख सकते हैं, सीधी सी बात। जैसे 4/5 ये परिमेय संख्या है, जैसे बटे में लिख सकते हैं, जैसे बटे में लिख दिया ना 4/5, तो ये हो गया। p/q के रूप में लिख सके, ठीक हो, p/q। ठीक है, अब p बराबर अगर मैं 1 लिख दूं और q बराबर मैंने 4 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या होगी। हाँ, अब मैं लिख दूं अगर ये 5, p/5 लिख दूं और q बराबर लिख दूं 6, तो ये परिमेय संख्या होगी। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। अगर मैं p बराबर लिख दूं 8, ठीक है, और q बराबर लिख दूं 2, तो ये परिमेय संख्या होगी। हाँ, लेकिन परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 चौको 8, तो ये 1/4 जो है ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं कि 5/0, तो क्या परिमेय संख्या होगी? 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हुआ तो ये q बराबर 0 मैंने लिखा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं कि 7/6 तो ये परिमेय संख्या है। हाँ, p बराबर मैंने 7 लिख दिया, q बराबर मैंने 6 लिख दिया, तो ये परिमेय संख्या है। अब मैं बोलूं 8/0, तो p बराबर 8 और q बराबर 0, तो q बराबर, तो ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि q बराबर जो है 0 नहीं हो सकता। कितनी बार बताऊं मैं आपको, q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, मिटाते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बताओ भला? ऐसी संख्या जिनको हम किसके बटे में? p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन q बराबर जो है 0 ना हो। q बराबर अगर 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी इसी तरह की है। देखो लिखो, इसकी परिभाषा इस तरह लिखो,
वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें और Q बराबर 0 ना हो, Q बराबर 0 ना हो, ठीक है, Q बराबर 0 ना हो, तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। तब वह कौन सी संख्या कहलाती? परिमेय। तो कौन सी संख्या परिमेय कौन सी संख्या है? वह संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर क्या ना हो 0, और जब 0 ना होगा तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल भी चाहिए तो ये लो एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है, ठीक है, बेसिक से चलेंगे सब कुछ समझाएंगे। तो P बराबर अगर मैं मान लूँ एक P बराबर अगर मैं 5 और Q बराबर लिख दूँ 4, ठीक है, अब लिख दो P, देखो अब लिखे P बटा Q है ना, तो लिखेंगे 5 बटा 4। तो ये कौन सी परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या है, क्योंकि Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 5 बटा 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। सीधी सी बात, परिमेय संख्या में बटे में जब लिखते हैं तो नीचे, बटे का नीचे, ठीक है, तो बटे का जो नीचे Q होता है इसमें 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि P बटा Q जो होता है तो ये होता है अंश, ठीक है, और ये होता है हर। इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, ठीक है। तो हर में क्या होना चाहिए? 0, हर बराबर 0 ना हो, ठीक है, हर बराबर 0 ना हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन मारते, ठीक है। तो जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? वो संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या, ठीक है। अब उसी प्राकृत संख्या में अगर मैं 0 लगा दूं तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के संयोग को या फिर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को साथ में लिखने पर कौन सी संख्या मिलती है? पूर्णांक मिलती है, ठीक है। अब आते परिमेय संख्या में। परिमेय मेरी परी जो है में होगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो। P बटा Q के रूप में लिखें और Q बराबर 0 ना निकले, ठीक है। अब दो और संख्याएं हैं, कौन सी हैं? एक है भाज्य, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य और दूसरी है अभाज्य। अभाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य मतलब ऐसी संख्या जो कट जाए, 2 से कट जाए। देखो जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, इस तरह लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे? जैसे मैं लिखूं 48, 48 को हम किससे काट सकते हैं? 48 को हम किससे काट सकते हैं? तो देखो 48 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 48 को हम 48 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 48 को हम 2 से भी काट सकते हैं, और किससे काट सकते हैं 48 को? और किससे काट सकते हैं, ठीक है, बताओ जल्दी। 7 7 49, 8 8 64। तो जो है 3 संख्या से बाद में बताना, ठीक है। तो देखो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो एक गुणनखंड तो 2 हो गया, ये एक गुणनखंड 1 हो गया, एक गुणनखंड खुद 48 हो गया, तो 3 गुणनखंड हो गए। 2 से अधिक है, हाँ 2 से अधिक है, तो क्या कहलाएगी? ये भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य। अगर मैं मानूँ 3 को हम किससे काट सकते हैं? 3 को 1 से काट सकते हैं, 3 को 3 से काट सकते हैं, और 3 को किससे काट सकते हैं? और 3 को किसी से नहीं काट सकते, किसी के पहाड़े में 3 थोड़ा, ताकि 2 दूनी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जो होगा ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है, ठीक है, क्या 2 ही गुणनखंड है इसके, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं 5 को हम 1 से काटेंगे और 5 से काटेंगे, और किसी से काट सकते हैं नहीं, तो ये क्या? इसके 2 गुणनखंड है ना,
दो गुणनखंड है, दो गुणनखंड है तो ये क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या, अभाज्य। ठीक है, अब बात करूं जैसे कि ये 30 है, 30 को हम जो है 1 से काटेंगे, 30 से काट देंगे। ठीक है, फिर इसको जो है हम 2 से भी काट देंगे, 5 से भी काट देंगे, 6 से भी काट देंगे, मतलब कि टोटल 5 संख्याओं से हम काट सकते हैं। देखो 1 से भी काट सकते हैं 30 को, 30 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। मतलब कितने ये जिन संख्याओं से हम काट सकते हैं वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं, तो ये गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये कितने सारे गुणनखंड है, टोटल 5 गुणनखंड है, टोटल 5। तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 5 है, 2 नहीं है, 2 से अधिक, 2 से अधिक होने चाहिए, तो 5 है, तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर मैं बोलूं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिनके 2 गुणनखंड हो, जिनके 2 गुणनखंड हो, जिनके 2 गुणनखंड हो, जैसे मैंने बताया 5 को हम 1 से काटेंगे या 5 से काटेंगे, तो 2 गुणनखंड है ना, एक तो 1 हो गया, दूसरा 5, 2 गुणनखंड है तो यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। एक हो गया 37, 37 को हम 1 से काटेंगे और दूसरा 37 से ही काटेंगे। अब 37 जो है किसी के पहाड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ठीक है, और मान लो 11 को हम 1 से काट देंगे और 11 से ही काट देंगे, क्योंकि 11 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, केवल 11 को 1 से काट, एक के पहाड़े में 11 आता है और 11 को 11 ही से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या अभाज्य कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है और परिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक, जो आपकी पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका ये बेसिक था। ठीक है, और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10th में भी और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट था लेना। अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो करेंगे प्रश्नावली 1.1, मतलब कि प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 देखना मस्त भूलना। और हाँ, अगर आपको बुक्स की PDF चाहिए या मेरे हैंड रिटन, मतलब कि मेरे द्वारा लिखे गए, मैंने खुद अपने नोट बनाए हैं 10th के, तो उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन जानते हो ना, नीचे लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, तो उसमें क्लिक करना, वहाँ लिंक होगा, टेलीग्राम लिखा होगा, फिर बगल में लिंक होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करना, आप पहुँच जाओगे टेलीग्राम में, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। हम कोई पैसा नहीं लेते, आपको फ्री में ही बैच, फ्री में सब कुछ देंगे। ठीक है, बस आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहो, हंसते रहो। जय श्री राम, जय महाकाल।